नहीं झुकेगा ईरान, खुल्लम खुल्ला ऐलान। बनाकर रहेंगे परमाणु बम, देखेंगे किसमें कितना है दम। क्या इजराइल, क्या ट्रंप लड़ेंगे कोई भी जंग। खामेनेई ने खाई कसम, परमाणु शक्ति बनेंगे हम। खामेनेई का खुल्लम खुल्ला चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन खामनेई झुके नहीं। फिलहाल सीज फायर है, लेकिन कब तक रहेगा कहा नहीं जा सकता। खामनेई, उनकी टीम खुल्लम खुल्ला कह रही है कि परमाणु शक्ति तो बनकर रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। ईरान की राज संसद ने हाल ही में इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है। आईएईए की निगरानी के बिना ईरान परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम हो सकता है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर धरती फाड़ बम गिराकर, फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी कर, परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाकर, महाविनाशक का नया चैप्टर खोलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया। ट्रंप के साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यही बातें दोहराई। एक इंटरव्यू के दौरान मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला सटीक रहा। ईरान अब परमाणु हथियार बनाने से कोसों दूर हो गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचा है और अब इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन अमेरिका के इस दावे की पोल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने खोल दी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने ला दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के चीफ ने कहा, इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है। अभी आईएईए की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाना है, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमलों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने भी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कुछ महीने पीछे चली गई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की अधिकांश सुविधाएं जमीन के नीचे थी और बम से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल प्रवेश द्वार बंद हुए हैं। प्लांट की संरचनाएं सुरक्षित हैं। अमेरिका के हमले के बावजूद कुछ सेंट्रीफ्यूज अभी भी काम करने की स्थिति में है और ईरान का यूरेनियम भंडार खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षित है। हालांकि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है।
ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के तेवर और तैयारी बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात खत्म होते ही खामेनेई एक बार फिर परमाणु हथियार बनाने की राह पर चल पड़े हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी की है। अराक्ची ने कहा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए भारी बलिदान दिया है। हमारे लोगों ने इसके लिए कई मुश्किलें झेली और इस मुद्दे पर हम पर युद्ध थोपा गया, लेकिन तय है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ईरान के इस दावे के पीछे का एक आधार ये भी है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। दावा किया गया था कि ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया। लेकिन अब जब जंग की आग बुझ रही है, मिसाइलों की बौछार रुक रही है, तो ईरान फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान को लेकर ट्रंप का प्लान फेल हो गया? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? और सवाल ये भी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो क्या अब की बार मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके साहनी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, ब्रिगेडियर साहनी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ मुझसे बेहतर आप दोनों समझ रहे होंगे। ईरान इजराइल के बीच में जो हुआ और उस बीच में अमेरिका के आने से उस पूरे इलाके में जो हालात पैदा हुए, लेकिन खामनेई ने एक बात साफ कर दी है और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम अपने एटॉमिक कार्यक्रम पर, अपने एटॉमिक प्रोग्राम पर आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तब एक बार फिर से अमेरिका इसमें दाखिल होगा और इस बार अमेरिका फिर से हमला करेगा। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। परमाणु कार्यक्रम ईरान का तबाह हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अलग अलग दावे हो रहे हैं। हर किसी की तरफ से अलग अलग दावे हैं। ईरान कहता नहीं हुआ, अमेरिका कहता है हो गया। जो खुद की उनकी इंटेलिजेंस पेंटागन की रिपोर्ट है वो कहती है कि उतना डैमेज नहीं हुआ है। इजराइल में जो मीडिया कह रहा है वो कह रहा है पूरा डैमेज नहीं हुआ। ईरान भी वैसा ही कह रहा है। हम इस मामले में ईरान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं जो चीजें हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को, ईरान को एक बार फिर से शुरू करने में कोई बड़ी समस्या अभी सामने नहीं है जैसा ईरान कह रहा है? बिल्कुल, देखिए, ईरान को ये मालूम था कि अमेरिका कई वर्षों से इस जो उनका परमाणु इंस्टॉलेशन से उनका विरोध कर रहा है। और उन्हें ये भी मालूम था, क्योंकि आप देखें कि पिछले 3-4 महीने से युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और अमेरिका ने तो डी डे भी फिक्स कर दिया था कि साहब हम 1 मई को हम अटैक करेंगे अगर ईरान हमारी बात या हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है। तो कोई भी देश मतलब जिसकी इंटेलिजेंस ठीक है, जिसकी हुकूमत एक बिल्कुल कहते हैं ना कि एक वायबल ऑप्शन लेके चलती है, तो उसने पहली बात अपना जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स है उनको रिव्यू किया होगा। दूसरा, उस यूरेनियम को कई जगह दूसरी जगह शिफ्ट किया होगा। बिकॉज ये तो कोई भी थिंकिंग मिलिट्री कमांडर ये सोच के रहेगा या पॉलिटिकल लीडर कि साहब इन्हीं संयंत्रों पे हमला करेगा, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका। और यही हुआ। और जिस तरह से उन्होंने डैमेज किया है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की एक तरह से 7 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। तो कोई ये तो खैर बॉम्ब थे, लेकिन अगर कोई जलजला भी आ जाए या कुछ और इस तरह के कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, उसमें भी वो सब चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला है। और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि साहब हम इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाएंगे। हाँ, डिले जरूर हो सकता है, क्योंकि और भी विदेशी ताकतें हैं जो उसकी मदद करेंगी। क्योंकि आप देखिए, रशियन साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, कुछ चाइनीज लोग भी वहाँ देखे गए हैं, इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो यकीनन वो देश इनकी मदद करेंगे। और देखिए, आप 4, 6, 10 वैज्ञानिकों को मार सकते हैं,
लेकिन एक जो आइडिया है या कोई एक सोच है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और अब क्योंकि ईरान ने, देखिए, अगर आप ये देखें कि ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने 13 दिन तक इस युद्ध को झेला है, और इसराइल के ऊपर काफी और अमेरिका के ऊपर उसने प्रत्यक्ष रूप से अटैक किए हैं। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से ईरान सुदृढ़ है। और मैं तो ये कहूंगा कि साहब ये ईरान की भी एक किस्म की जीत है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता था वो अचीव नहीं कर पाया। और अमेरिका ने जो सीज फायर का ऐलान किया है, वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जब रशिया की इंटरवेंशन हुई, अगर आपने देखा होगा, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी पुतिन साहब से, तो उसके बाद ही ये डिक्लेरेशन हुआ है। क्योंकि रशिया भी ये चाहता है कि साहब किस तरह से अमेरिका को नीचा दिखाया जाए, या किस तरह से अमेरिका को जवाब दिया जाए। और ईरान एक बड़ा फॉर्मिडेबल अलाई बन के आ रहा है इस पूरे गठबंधन में, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की ऑल्सो, हालांकि वो नेटो का सदस्य है, लेकिन मैं उसको भी शामिल करूंगा, अजरबैजान, पाकिस्तान भी किसी हद तक। तो ये सब चीजें देखते हुए ईरान का ये वक्तव्य, इसमें काफी सब्सटेंस है। और मुझे लगता है कि ईरान अपने इस कार्यक्रम पर पुनः बड़ी तेजी से जुट जाए। ईरान अपने कार्यक्रम पर पुनः बड़ी तेजी से जुट जाएगा, लेकिन एक न्यूक्लियर ईरान वर्ल्ड के लिए कैसा हो, ये भी, इस पर भी बड़े सवाल हैं। इजराइल सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है, ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान वर्ल्ड में अगर दो ऐसे मुल्क हैं जो से आगे हैं, पाकिस्तान के पास तो खैर न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान इंडिया स्पेसिफिक बोलता है और ईरान इजराइल स्पेसिफिक बोलता है, बाकी सब नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं। ब्रिगेडियर एसके साहनी, अगर ईरान फिर भी इतने प्रेशर के बावजूद और इतना ज्यादा हो जाने के बावजूद फिर भी अगर एटॉमिक प्रोग्राम अपना जारी रखता है, एनरिचमेंट जारी रखता है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? राजीव जी, हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि ईरान जो बोलता है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम दो किस्म के होते हैं। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया फॉर पीसफुल एनर्जी पर्पसेस, मतलब एनर्जी के लिए, और एक प्रोग्राम होता है हथियार बनाने के लिए। तो ये क्या ये ईरान पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए बोल रहा है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा? दूसरी चीज, पीसफुल एनर्जी पर्पस के लिए एनरिचमेंट यूरेनियम की जरूरत होती है, तकरीबन 5% एनरिचमेंट चाहिए होती है अपने स्टॉक में। पर यहाँ पर थोड़ी सी डायकोटमी होती है। ईरान जो है वो कहता है हमने 60% एनरिचमेंट जो रिपोर्ट बोल रहा है, और वेपन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उसकी प्योरिटी लेवल 90% तक चाहिए। अब ये समझना हमें जरूरी है। और देश में जो इजराइल और यूएसए को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ईरान जो है इजराइल को थ्रेटन करता है। वो तो बोलता है कि हम टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते, पैलेस्टीनियन और इजराइल में सिर्फ पैलेस्टीन होना चाहिए, इजराइल को हमने इस वर्ल्ड के मैप से हटा देना है। तो कौन सा देश को जो जो अब इजराइल जैसा देश जो हमेशा से अपनी अपनी जो है वर्चस्व के लिए और अपनी प्रेजेंस के लिए, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए जो लड़ रहा है, वो कैसे इस चीज को मंजूर करेगा? अगर कोई भी देश, एक समझने वाली बात है, अगर कोई भी देश दूसरे देश को ब्लैकमेल करे और बोले कि हमने इस कंट्री को उड़ा देना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज को अप्रिशिएट भी करेगा। ग्रुप 7 की जो कंट्रीज की जो हुई थी कनाडा में अभी मीटिंग, ग्रुप 7 ने भी बोला है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा और किसी भी हालत में वेपन नहीं बनने देना। ये तो जर्मनी ने भी बोला, फ्रांस ने भी बोला है। और साथ ही साथ में आज जो है ट्रंप ने भी बोला है नेटो के समिट में कि हम ईरान का जो वेपन प्रोग्राम है उसको करने नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि इससे रीजन की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी अगर 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 ईरान अपना पीसफुल काम में अपने एनर्जी पर्पसेस के लिए प्रोग्राम रखते हैं आगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी देश को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर ये कहते हैं कि हमने थोड़ा सा अपना 400 किलो का जो उनका एनरिच यूरेनियम था 60% इन्होंने कहीं और कर दिया है, तो ये आने वाला भी समय बताएगा कि कितनी थ्रेट है। जब इंट असेसमेंट शुरू होगी
ईरान की, इजराइल की जो मोसाद एजेंट है और भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, इंट एजेंसीज है, यूएस भी अपना लगाएगा, स्पेशली आफ्टर दिस इशू ऑफ बॉम्बिंग। और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने तो पूरा इनका न्यूक्लियर हम्म इंस्टॉलेशंस बर्बाद कर दिए हैं। हम्म पर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनकी पेंटागन की खुद की, उन्होंने बोला है कि कोर कंपोनेंट नहीं बर्बाद हुए हैं और कुछ इनका एनरिच्ड जो इनका यूरेनियम का स्टॉक बर्बाद नहीं हुआ है। तो हम्म अब तो और भी वॉचफुल आई से और भी जिम्मेदारी से जिस जिसको टास्क दिया जाएगा वो चेक करेगा कि ईरान के पास क्या स्टॉक पहले, कितना थ्रेट दे रहा है। अभी वो कहता है कि हम आईएई को नहीं आने देंगे, उनके इंस्पेक्टर्स को आने नहीं देंगे। हम्म। तो ये सब देश का, ईरान का इरादा क्या है वो उनको क्लियर करना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं, और वो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी, इनकी पास्ट स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी, आगे वाला इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से आगे काम होगा, उस हिसाब से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा, दूसरे देशों के लिए भी और मिडल ईस्ट के लिए भी। क्योंकि न्यूक्लियराइज्ड ईरान, जिस अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कर दिए, जैसे आप बता रहे थे, पाकिस्तान भी बोलता है हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, अगर ईरान भी इसी इंटेंशन से आगे बढ़ता है तो कोई भी देश, कोई भी एजेंसी, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। आप सही कह रहे हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने कहा कि हो सकता है वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे इधर से उधर कर दिया गया हो। चलिए मान लेते हैं कि ईरान को ये पता चल गया कि यूएस अटैक करने वाला है, फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ही अटैक करेगा, और उस यूरेनियम को इधर उधर कर दिया गया। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट करने की कोई तो एसओपी होती होगी। ऐसा तो नहीं होता होगा कि अचानक पता चला, इंफॉर्मेशन मिली और आपने कोई ट्रक लगाया और लादा और भेज दिया। ये एनरिच्ड यूरेनियम ले जाना या उसको हैंडल करना, ये इतना आसान तो नहीं कि हम जितना सोचते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो अटैक हुए हैं ईरान के ऊपर, ये एक कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। ये काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, काफी दिनों से। और हर देश की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, एक इंटरनल अफेयर्स के लिए, एक एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। और यकीनन उनके पास ये इनपुट थे कि साहब अमेरिका या इजराइल हम पे हमला बोल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, क्योंकि देखिए एनरिच्ड यूरेनियम बनाना कोई ये कोई नॉर्मल लैब टेस्ट नहीं है, या केमिस्ट्री का स्कूल का कोई लैब नहीं है। इसमें पूरे बड़े ही, मतलब कहते हैं ना कि बड़े जहनी लोग, बड़े सियासतदान, बड़े कई प्रकार की सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बिकॉज किसी तरह का कोई वायलेशन ना हो, किसी तरह का कोई लीकेज ना हो, कोई रेडिएशन लीक ना हो, ये सब चीजें इनकी एहतियात बरती जाती है। और यही उनको मालूम था कि साहब उसका मेन मकसद इसराइल का यही है कि साहब इनका जो एटमी प्रोग्राम है उसको कैसे खत्म किया जाए, या उसको कैसे कोई सैबोटाज किया जाए। क्योंकि ईरान ये भी तवक्को कर रहा था कि मोसाद के जिस तरह से एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं, कि कोई इस तरह का सैबोटाज वगैरह भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, ईरान की एयरफोर्स बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा डिफंक्ट है एक तरह से। तो उसी का फायदा उठा के इसराइल ने, आप देखिए तीसरे या चौथे दिन तो इसराइल के विमान ऐसे घूम रहे थे जैसे दे आर फ्लाइंग इन देयर ओन कंट्री। तो इनको ये सब चीजें देखते हुए उन्होंने बहुत पहले ही ये एहतियातन इस चीज को शिफ्ट कर दिया होगा, और किसी ऐसी अननोन जगह पे, या और किसी ऐसी बिल्कुल सेफ प्लेस पे, जिससे उनका जो प्रोग्राम है, अब तो वो खुल के कह रहा है ईरान के साहब, हम तो एटम बम बनाएंगे, हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो अब तक तो वो केवल ये कह रहा था कि साहब मैं पीसफुल पर्पस के लिए बनाना चाहता हूँ। और देखिए, ये जो देश है, आप मुझे बताइए, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि साहब ईरान इज ए मोर स्टेबल कंट्री देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके अपने इंटरेस्ट है अमेरिका के वहां। और मतलब मैं तो कहता हूं कि ईरान की जो लीडरशिप है दैट इज मच बेटर। अब यहाँ देखिए आप जिस तरह के वक्तव्य पाकिस्तान के सियासतदान देते हैं, या नेता देते हैं, या उनके मंत्री या वजीर देते हैं, तो वो तो ये कहते हैं जैसे हर आदमी कोई दिवाली पे पटाखे लिए जेब में घूम रहा है कि साहब हम यहाँ फोड़ देंगे, हम वहां फोड़ देंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान एक जिम्मेदार देश है, और उसने जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, साइंटिस्ट, ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, इसमें कोई शक नहीं, और कई वर्ष लगेंगे उनको इसको रेल्स पे लाने के लिए।
लेकिन देखिए जो सेकंड उनका जो एचलॉन है उनके जो वैज्ञानिकों का, या और जो कोई उनके जो नए वैज्ञानिक हैं वो उनकी जगह लेंगे। और आजकल की जनरेशन है, देखिए वो काफी जहनी, काफी रिसोर्सफुल है और काफी इंटेलिजेंट। हाँ, बात क्या आप बात यहाँ सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके भी रिसोर्सफुल हैं। लेकिन अगर मेरा वही सवाल था, ये चीज़ें अगर हो रही थी वहाँ पर, ईरान इतना तैयारी कर चुका था, 60% एनरिचमेंट तक पहुँच चुका था, तो उसमें कोई संदेह नहीं था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए ये काम कर रहा है। अब वो 60 से आगे जा रहा था या 60 तक था, 5% से ज़्यादा जाने पर भी ये स्थिति हो जाती है। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर एस के साहनी भी जुड़े हुए। ब्रिगेडियर साहनी, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया, यानी अब अटैक अभी नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से पिछले 12 दिन से चल रहे थे। लेकिन ये मायने रखता है क्या? जितना आपने अपने आर्मी के अपने अनुभव में आपने देखा होगा, जो एस्केलेशन लैडर इस वॉर के दौरान दिख रही थी, क्या आपको लगता है वो एस्केलेशन लैडर पूरी तरह से नल हो गई है, जीरो हो गई है, या फिर आपको लगता है एक ट्रिगर की देरी है, एक बार फिर से वो चीजें शुरू हो जाएंगी? देखिए, ये 13 दिन का जो युद्ध हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, ये काफी इंटेंस था। और ईरान जो सोच रहा था कि वो बिल्कुल तबाह कर देगा इसराइल को, वो नहीं हुआ। और इसराइल जो सोच रहा था कि ईरान के मिसाइल से उनको कोई ज्यादा क्षति नहीं होगी, वो भी नहीं हुआ। दोनों को बहुत क्षति हुई है और दोनों के रिसोर्सेज बहुत पूरे यूटिलाइज हो गए हैं। कुछ जो एनालिसिस हो रही थी, कह रहे थे इनके पास गिने चुने अभी 3-4 दिन के लिए ही समय रह गया था युद्ध को सस्टेन करने के लिए। तो जो ये सीज फायर जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये पहले तो अपना रिप्लेनिशमेंट करेंगे और पूरी अपनी मशीनरी को वापस लाएंगे रेल में। और जहां जहां जो उनको बारूद चाहिए, जहां एम्यूनिशन चाहिए, जहां उनको वेपन्स चाहिए, एडी को स्ट्रेंथन करेंगे। एटलीस्ट इसराइल वो तो करेगा, क्योंकि इसराइल का जो उसका स्ट्रेंथ है उसकी एयरफोर्स है, और ईरान की जो स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल्स हैं। तो ईरान अपने मिसाइल्स के कार्यक्रम के ऊपर काम कर रहा होगा, और इसराइल अमेरिका से जिसको $9 बिलियन की सालाना मदद मिलती है, उसकी मदद से वो अपने इन डैमेजेस को पूरा कर रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ईरान अपना प्रोग्राम चलाता है, तो आज तो ट्रंप ने भी अपने नेटो में बोला है, अपने ब्रीफिंग में, जब उनकी प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में युद्ध दोबारा हो सकता है, तो इवन ट्रंप ने भी इसको इनकार नहीं किया, बोला हो सकता है। अब किस टाइम फ्रेम में होगा वो आगे बताया जाएगा कि ईरान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो वाकई वो इस चीज को वो अपने प्रोग्राम को सीरियसली ले जाना चाहता है टुवर्ड्स मेकिंग वेपन्स। अगर होता है तो युद्ध दोबारा भी शुरू हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये भी बताया हो सकता है, जो ये ईरान बोल रहा है कि हम तो अपना वेपन बताएंगे। क्यों क्यों हो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद वो लिवरेज लेना चाहता हो यूएस से। जब अगले हफ्ते या अगले 15 दिन में अगर ट्रम्प की इनसे बात होती है कि ठीक है आप हमारी सैंक्शन हटा दो, हमारे थोड़े से इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगे थोड़ा हटाओ, और ये अपनी लिवरेज ले, तो वो अपनी बात थोड़ी हल्की करे। ट्रम्प ने अपना बातचीत में तो बोला है आज कि वो चाइना भी ऑयल ले सकता है ईरान से। तो ट्रम्प भी अपने एज ए बिजनेसमैन उन्होंने ईरान के आगे बेट डाली है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो ईरान, और वो अपने सैंक्शंस हटाने में सफल हो, और वो अपने प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं, क्योंकि एक्सपर्ट आप हैं, आप लोगों ने एक लंबा वक्त स्ट्रेटेजीज को और डिफेंस को समझा है। लेकिन 2-3 चीजें, अगर इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एसेट्स रखने वाला है तो ईरान रख लेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? इजराइल के लिए यूएस भिड़ गया ईरान से, उधर साउथ कोरिया भी यूएस के नजदीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्स हैं, अमेरिका ने वहां अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान लगातार न्यूक थ्रेट देता रहता है, अमेरिका खामोश रहता है। ये वॉर क्या थमा है या फिर ट्रिगर करेगा? हम लोग आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों ही वरिष्ठ मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर एस के साहनी, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो।